जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार जीके जीएस बाई प्रबल सर में। मैं प्रसून आज आप लोगों का एक बार फिर से आपके इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी साथी अच्छे होंगे। आज आप लोगों से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, तो आप सभी मेरे प्यारे साथी कैसे हैं एक बार जरूर बताएंगे। और आप लोगों के लिए मैं कुछ प्लानिंग कर रहा था, बहुत बेहतर प्लानिंग मैंने किया है और ये आपके सामने आज हूँ और आज आपको बहुत अच्छा लगेगा इस सेशन को लेकर। हाँ, एक बात बोलूंगा कि मैं चीजों को लिख के नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि कम समय में ज्यादा चीजों को पढ़ाना है, तो पीडीएफ फॉर्मेट में ही पढ़ाऊंगा, जो कि मेरे नियम के तो खिलाफ है, लेकिन समय की मांग है तो इसको हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। और बाकी आगे आप लोगों की जब थ्योरी की क्लास चलेगी तो उसमें मैं अपने द्वारा लिख के बातों को समझाने की पढ़ाने की कोशिश करूंगा। हालांकि इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो चलिएगा, हम लोग हिंदी साहित्य की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 5 या 6 मैक्सिमम क्लास में आपके हिंदी साहित्य का एक मतलब छोटा सा ओवरव्यू देने की कोशिश मैं करूंगा। तो इसी कड़ी में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन की बात करते हैं। तो जनरली आपने पढ़ा होगा कि हिंदी साहित्य को मेरे प्यारे साथियों 4 काल खंडों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले की बात करें तो उसको आदि काल के नाम से जाना जाता है। दूसरे की बात करें तो आप रीति काल के नाम से जानते हैं। तीसरे की बात करें तो आप भक्ति काल के नाम से जानते हैं और चौथे की बात करें तो आधुनिक काल के नाम से जाने जाते हैं। मुख्य रूप से 4 काल खंडों में इसको विभाजित किया गया। हिंदी साहित्य के इतिहास को समझाने का प्रयास किया गया है। आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आपके आधुनिक काल। जब आदि काल की बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं। उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। बहुत सारे लोगों की बात करें जिन्होंने आदि काल को अन्य नामों से पुकारा है, जैसे आपने राहुल सांकृत्यायन जी का नाम सुना होगा। तो राहुल सांकृत्यायन जी आदि काल को सिद्ध सामंत काल के नाम से पुकारते हैं, ठीक है जी। और बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो ये आपको आदि काल को वीर गाथा काल के नाम से पुकारते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलेगा, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब क्या बोल रहा है, आप यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट जरूर करेंगे अच्छे तरीके से। क्या बोल रहा है कि आदि काल की विभिन्न साहित्यिक धाराओं की बात करते हैं। आदि काल की कुछ आपकी साहित्यिक धाराएं थी, जिसमें आपके बात करें तो उस पहले का नाम क्या था, सिद्ध साहित्य की बात करते हैं। दूसरे की बात करें तो नाथ साहित्य की बात करें। तीसरे की बात करें जैन साहित्य की बात करें और चौथे की बात करें रासो साहित्य की बात करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे मेरे प्यारे साथियों कि आदि काल की बात करते हैं तो आदि काल में विभिन्न साहित्यिक धाराएं थी। पहली धारा की बात करते हैं तो उसको हम लोग सिद्ध साहित्य कहते हैं। दूसरे की बात करें तो नाथ साहित्य, तीसरे की बात करें तो जैन साहित्य और चौथे की बात करें तो रासो साहित्य के तौर पे इसको समझते हैं। अब याद करिएगा, सिद्ध साहित्य की अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, सिद्ध साहित्य की बात करता हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिद्धों की कुल संख्या कितनी है, ये आपके एग्जाम में एक बार नहीं 5 बार बोलो 50 बार पूछा गया होगा। तो सिद्ध साहित्य आपको याद हो गया। दूसरे की बात करें तो आपका जैन साहित्य याद हो गया। तीसरे की बात करें रासो साहित्य याद हो गया और चौथे की बात करें तो नाथ साहित्य आपको याद हो गया। और सिद्ध साहित्य में सिद्धों की कुल संख्या की बात करें तो 84 है। और यहाँ पे पूछा जाता है कि प्रथम सिद्ध कवि की बात करते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे सिद्धों की कुल संख्या तो 84 और प्रथम सिद्ध आपके कवि की बात करते हैं तो वो कौन देखे जाते हैं, उनका नाम क्या है, सरहप्पा या सरहपाद की बात करते हैं। इनका नाम क्या है, सरहप्पा बोलिए या सरहपाद के नाम से इनको जाना जाता है, जो कि प्रथम सिद्ध कवि के तौर पे देखे जाते हैं। और ये घटनाएं किसकी है भाई साहब, यहाँ पे मच्छर सब ना बर्बाद कर दे रहा है, मच्छर कहीं का है, ठीक है जी। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो प्रथम सिद्ध कवि की बात करें तो सरहप्पा या सरहपाद की बात करते हैं, इसको याद रखिएगा। और सिद्धों की कुल संख्या 84। और सरहप्पा की प्रमुख रचना की बात करते हैं भाई साहब, तो सरहप्पा की प्रमुख रचना क्या है, दोहा कोश है। अगर कोई पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन आपकी सरहप्पा की रचना है, तो आपको याद रखना है दोहा कोश की बात करते हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। किसकी बात करते हैं, दोहा कोश की बात करते हैं। और आपके सबरप्पा की प्रमुख रचना की बात करें तो चार्या पद की बात करते हैं, चढ़िया पद की बात करते हैं। तो एक है आपके सबरप्पा, एक है क्या भाई साहब, सबरप्पा की बात करते हैं, और एक आपके सरहप्पा। और सरहप्पा के नाम से सरहपाद, जो कि प्रथम सिद्ध कवि के तौर पे देखे जाते हैं। तो बोलिए, तो आपको याद हो गया कि नहीं। तो सिद्ध साहित्य की पहली बात क्या थी कि टोटल सिद्धों की कुल संख्या की बात करें तो 84। प्रथम सिद्ध कवि के तौर पे सरहपाद या सरहप्पा की बात करें।
और सरहप्पा की अगर बात करते हैं, प्रमुख रचना की बात करें तो उसका नाम क्या है, दोहा कोश। और सबरप्पा की प्रमुख रचना की बात करें तो उसका नाम क्या है, चर्यापाद की बात करते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ आ गई होगी, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिएगा अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी। अब हम लोग आते हैं किस पे, नाथ साहित्य। तो कितने साहित्यिक धाराओं की बात करें तो पहले की बात करें तो सिद्ध साहित्य, दूसरे की बात करें तो नाथ साहित्य, तीसरे की बात करें तो जैन साहित्य, और चौथे की अगर बात करें तो उसको रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो अब हम लोग नाथ साहित्य के बारे में क्या देखेंगे कि नाथों की कुल संख्या बताइए, सिद्धों की कुल संख्या 84, नाथों की कुल संख्या की बात करें तो 9 हो जाएगा। सबसे प्रसिद्ध इसमें कौन थे तो गोरखनाथ, और उसमें सिद्धों के प्रथम कवि के तौर पे किसको, सरहप्पा या सरहपाद, और उनकी प्रमुख रचना की बात करें दोहा कोश, और सबरप्पा की प्रमुख रचना की बात करें तो चर्यापाद की बात करते हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है जी। ये थोड़ा सा मच्छर इधर उधर कर रहा है, स्क्रीन पे पड़ रहा है ना, तो ये गायब हो जाए, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। और गोरखनाथ के गुरु की बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर बात करते हैं नाथ साहित्य में सबसे प्रसिद्ध गोरखनाथ थे, लेकिन इनके गुरु जी के नाम की बात करते हैं तो उनका नाम क्या है, मत्स्येंद्र नाथ की बात करते हैं, मत्स्येंद्र नाथ की बात करते हैं। ये आपके क्या थे, तो ये गोरखनाथ के गुरु थे। और टोटल नाथों की कुल संख्या की बात करें तो 9 है। गोरखनाथ की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो प्राण संकली की बात करते हैं, प्राण संकली की बात करते हैं, और नैरवे बोध की बात करते हैं। नैरवे बोध की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नैरवे बोध की बात करते हैं, इसको याद रखिएगा। और इसके साथ ही साथ एक आपका है आत्मबोध की बात करते हैं, ठीक है जी। मत्स्येंद्र नाथ की बात करते हैं तो इनके आपके क्या थे मेरे प्यारे साथियों, चेला थे, जिनका नाम क्या था, गोरखनाथ। टोटल नाथों की संख्या 9। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, प्राण संकली की बात करें, आत्मबोध था, क्या था भाई साहब, आत्मबोध की बात करें, नैरवे बोध की बात करें, और प्राण संकली की बात करें, तो ये आपके नाथ साहित्य से रिलेटेड आपकी ये बातें थी। इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दे लीजिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे मेरे प्यारे साथी। अब हम लोग किसके ऊपर जाएंगे, जैन साहित्य के बारे में समझेंगे। एक एक पॉइंट को प्यार से समझना है, अच्छे तरीके से यहीं पे याद कर जाना। तो बोलिए आपको याद हुआ, सिद्ध साहित्य की बात करें तो कुल सिद्धों की संख्या 84। सिद्ध साहित्य के सिद्ध के प्रथम कवि के तौर पे देखा जाए, सिद्ध साहित्य बोल दो तो उनका नाम क्या था भाई साहब, उनकी बात करते हैं तो सरहपाद के नाम से जाना जाता था, या उनको किसके नाम से जाना जाता था, सरहप्पा के नाम से, या सरहपाद की बात करते हैं, इसको याद रखिएगा। और एक आपका क्या है, सबरप्पा की बात करते हैं, उसकी प्रमुख रचना की बात करते हैं तो चार्यापाद है। सरहपाद की बात करते हैं तो इनकी प्रमुख रचना की बात करें, दोहा कोश की बात करते हैं। ये सारी बातें। अब नाथ साहित्य में टोटल नाथों की संख्या 9 से सबसे प्रसिद्ध कौन थे, गोरखनाथ, और इनके गुरु की बात करें मत्स्येंद्र नाथ की बात करते हैं। और आपके इनके प्रमुख रचनाओं की बात कर देते हैं तो आत्मबोध की बात करते हैं, ठीक है जी। और इस तरीके से आपकी प्रमुख रचनाएं हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। जैन साहित्य की बात करते हैं तो इसमें स्वयंभू की बात करते हैं, पौम क्या लिखा है भाई साहब, पौम चरियू की बात करते हैं कि रचनाकार वो प्रथम जैन कवि हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों स्वयंभू की बात करते हैं तो ये आपके प्रथम जैन कवि के तौर पे देखे जाते हैं। और ये किसकी रचनाकार है, पौम चरियू की रचनाकार है। पौम चरियू के रचनाकार कौन है भाई साहब, तो स्वयंभू, जो कि प्रथम जैन कवि के तौर पे देखे जाते हैं, प्रथम जैन कवि के तौर पे देखे जाते हैं। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि व कालिदास कहा गया है। तो भाई साहब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है, क्या पूछेगा भाई साहब, अपभ्रंश के मेरे प्यारे साथियों का वाल्मीकि किसे कहा गया है, क्या पूछे, वाल्मीकि किसे कहा गया है, तो उनका नाम क्या है, स्वयंभू की बात करते हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। साथ ही साथ आपसे पूछा जाए कि अगर अपभ्रंश के कालिदास की बात करते हैं, किसकी बात करें भाई साहब, अपभ्रंश का कालिदास किसको कहा गया है, तो उनका नाम भी क्या है भाई साहब, स्वयंभू की बात करें, जो कि प्रथम आपके जैन कवि के तौर पे देखे जाते हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। और इनकी रचना क्या है, पौम चरियू की बात करते हैं, क्या है भाई साहब, पौम चरियू की बात करते हैं। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसके ये रचनाकार है और इनका नाम क्या है भाई साहब, स्वयंभू की बात करते हैं। उनको प्रथम जैन कवि के तौर पे भी देखा जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है जी। और इन्हें अपभ्रंश का क्या, वाल्मीकि या अपभ्रंश का कालिदास कहा जाता है, किनको, स्वयंभू को। अब आते हैं पुष्पदंत की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पुष्पदंत की बात करते हैं।
है। रचरियु की बात करते हैं भाई साहब, जस हर चरियु की बात करते हैं, जसहर चरियु की बात करते हैं। देखिए थोड़ा सा क्रिटिकल है ना, जसहर चरियु की बात करते हैं, ये यशोधरा रचित इसकी बात करते हैं, इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है जी, यानी कि पुष्पदंत की बात करते हैं तो जैन कवि के तौर पे देखे जाते हैं, और ये जसहर चरियु की बात करते हैं तो इनकी प्रमुख रचना है। इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। तो देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है भाई साहब, तो उनका नाम क्या है, पुष्पदंत की बात करते हैं। अगर आपसे अपभ्रंश का वाल्मीकि पूछे तो स्वयंभू, अपभ्रंश का कालिदास पूछे तो स्वयंभू की बात करते हैं, और जसहर चरियु की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, जसहर चरियु की बात करते हैं तो ये आपके इनके प्रमुख रचना है। सोमप्रभ सूरी की बात करते हैं तो कुमारपाल प्रतिबोध इनकी प्रमुख रचना है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कुमारपाल प्रतिबोध किसकी प्रमुख रचना है, तो उनका नाम क्या है, सोमप्रभ सूरी की बात करते हैं। किसका नाम है, सोमप्रभ सूरी की बात करते हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लेंगे। तो जसहर चरियु की बात करते हैं, पौम चरियु की बात करते हैं, पौम चरियु की बात करें तो स्वयंभू, जसहर चरियु की बात करें तो आपके क्या नाम है, इनका पुष्पदंत नाम है। फिर उसके बाद सोमप्रभ सूरी की बात करें तो कुमारपाल प्रतिबोध की बात करते हैं। अब मेरुतंग की बात करें तो प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार है। यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है, तो उनका नाम क्या है भाई साहब, मेरुतुंग की बात करते हैं। राम सिंह की बात करें तो ये पाहुड दोहा के रचनाकार है। यानी कि पाहुड दोहा के रचनाकार के तौर पे बात करें तो राम सिंह की बात करेंगे, पाहुड दोहा के तौर पे। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार मेरुतंग। सोमप्रभ सूरी की बात करें तो कुमारपाल प्रतिबोध इनकी प्रमुख रचना है। आचबू की बात करें तो चंदन बाला रास के रचनाकार है। यानी कि आचबू की बात करते हैं तो ये चंदन बाला क्या बोलते हैं, चंदन बाला राज के रचनाकार है। ये सारे आपको पॉइंट याद होना चाहिए। तो स्वयंभू की बात करें तो इनको अपभ्रंश का कालिदास या वाल्मीकि, अपभ्रंश का आपको भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। जसहर चरियु इनकी प्रमुख रचना है, और पौम चरियु की बात करें तो स्वयंभू की रचना है, और ये प्रथम जैन कवि के तौर पे देखे जाते हैं। सोमप्रभ सूरी की कुमारपाल प्रतिबोध, मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि, राम सिंह की पाहुड क्या है भाई साहब, पाहुड दोहा के रचनाकार हैं, और आसबू की बात करते हैं तो चंदबाला आपके रास के रचनाकार के तौर पे देखे जाते हैं। इसको आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है जी, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे आएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, रासो साहित्य के बारे में। यानी कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, जितने भी आपके ये मैंने बताया, रासो साहित्य की बात करें, जैन साहित्य की बात करें, सिद्ध साहित्य की बात करें और नाथ साहित्य, उसमें ये अंतिम है, इसको आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। तो अब क्या है रासो साहित्य। अब रासो साहित्य की बात करते हैं तो इसमें पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं, जो कि किसके द्वारा कृत है, तो चंद बरदई द्वारा कृत है। पृथ्वीराज रासो के बारे में आप सबको पता होगा। तो पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं तो चंद बरदई कृत है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बिसल देव रासो की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बिसल देव रासो की बात करते हैं तो नरपति नाल द्वारा यह आपका कृत है, नरपति नाल कृत है। परमाल रासो की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो जगनिक कृत है। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा भाई साहब, तो आपने सबसे पहले पढ़ा पृथ्वीराज रासो, और इसमें क्या है भाई साहब, पृथ्वीराज चौहान के जीवन चित्रण को दर्शाने का प्रयास किया गया है, इसको याद रखिएगा। फिर बिसल देव रासो की बात करें तो बिसल देव रासो के साथ नरपति नाल की बात करते हैं। फिर आपके परमाल रासो की बात करते हैं तो जगनिक, परमाल रासो जगनिक। बिसल देव रासो की बात करें तो नरपति नाल। अगर आपके पृथ्वीराज रासो की बात करें तो आपका कौन हो जाएगा, चंद बरदई। खुमान रासो की बात करें, दलपति विजय की बात करते हैं, खुमान रासो दलपति विजय। ठीक है जी। बिसल देव रासो की बात करें तो आपके कौन हो जाएंगे, नरपति नाल की बात करते हैं। फिर आपके परमाल और खुमान, परमाल और खुमान, परमाल रासो की बात करते हैं तो जगनी, और आपके खुमान रासो की बात करें तो दलपति विजय कृत है। फिर आपके हमीर रासो की बात करते हैं तो क्या है भाई साहब, सारंगधर कृत है, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर विजयपाल रासो की बात करते हैं तो नल सिंह कृत है। विजयपाल रासो की बात करें तो नल सिंह है। परमाल रासो की बात करें तो जगनी, और इसके बाद खुमान रासो की बात करें तो दलपति विजय। जयचंद्र प्रकाश की बात करें
जयचंद प्रकाश किसके द्वारा कृत है? तो भट्ट केदार कृत है, इसको याद रखिएगा। तो जयचंद प्रकाश आपसे पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। जयचंद प्रकाश किसके द्वारा कृत है? तो इनका नाम क्या है? भट्ट केदार कृत है। जय मयंक जस चंद्रिका, बहुत इंपॉर्टेंट, कितने बार एग्जाम में पूछा है, कितने बार एग्जाम में पूछा है। जय मयंक जस चंद्रिका की बात करें तो मधुकर भट्ट कृत है। किसके द्वारा? मधुकर भट्ट कृत है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्या नाम है? जय मयंक जस चंद्रिका की बात करते हैं। और संदेश रासो की बात करते हैं तो अब्दुल रहमान कृत है। अब्दुल रहमान की बात करें तो उनके द्वारा कौन सी रचना की गई है? तो रासो साहित्य की संदेश रासो की रचना की बात करें तो अब्दुल रहमान कृत है, इसको याद रखिएगा। जय मयंक जस चंद्रिका की बात करें तो मधुकर भट्ट कृत है, इसको याद रखिएगा। जयचंद प्रकाश की बात करें तो भट्ट केदार द्वारा कृत है। विजयपाल रासो नलसिंह आपके कृत है। सारंगधर की बात करें मेरे प्यारे साथियों कृत है अमीर रासो। कुमान रासो की बात करें तो दलपति विजय कृत है। परमाल रासो की बात करें तो जगनी कृत है। विशल देव रासो की बात करें तो नरपति नाले कृत है। और पृथ्वीराज रासो की बात करें, आप सबको याद होगा, चंद बरदई कृत है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। तो इस तरीके से इसके बारे में बेसिक आपको कुछ मैंने पॉइंट दे दिया, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, ये आपको क्लियर हो गया कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन 4 भागों में विभाजित किया गया। आदि काल की बात करें, रीति काल की बात करें, भक्ति काल, आधुनिक काल की बात करें, ये बता दिया। फिर दूसरे पॉइंट पे मैंने आपको बताया कि आदि काल की विभिन्न साहित्यिक धाराएं थी, जिसमें आपके रासो साहित्य की बात करें, जिसमें आपको जैन साहित्य की बात करें, जिसमें आपको नाथ साहित्य की बात करें, जिसमें आपको सिद्ध साहित्य। टोटल सिद्धों की संख्या 84 और प्रथम सिद्ध कवि के तौर पे किनको देखा जाता है ये भी बता दिया। सरहप्पा या आपके सरहपाद की बात करते हैं, सबरप्पा के बारे में भी बता दिया। इनके प्रमुख रचनाओं के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अगला पॉइंट मैंने क्या बताया, नाथ साहित्य के बारे में बात करें तो टोटल नाथों की संख्या की बात करें तो 9 है। और इसमें सबसे प्रसिद्ध गोरखनाथ, इनके गुरु की बात करें तो मत्स्येंद्र नाथ की बात करते हैं। और गोरखनाथ की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो प्राण संकली की बात करें, आत्मबोध और नैरवे बोध की बात करें, नरवय बोध की बात करते हैं और आत्मबोध की बात करते हैं प्राण संकली की। ये भी मैंने आपको बता दिया, एक बार आप लोग प्रोनाउंसिएशन सही से कर लीजिएगा। रासो साहित्य की बात करें तो ये आपके पृथ्वीराज रासो की बात करें चंद बरदई कृत हो जाएगा। फिर आपके विशल देव रासो नरपति नाल, परमाल रासो जगनी कृत, कुमान रासो दलपति विजय, ठीक है जी, विजयपाल रासो नलसिंह कृत, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार कृत, जय मयंक जस चंद्रिका आपके इसके द्वारा मधुकर भट्ट कृत हो जाएगा। और संदेश रासो की बात करें तो अब्दुल रहमान कृत हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। आशा करता हूं कि आप सभी साथियों को ये सेशन अच्छा लगा। फिर मिलेंगे इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी लोगों से मैं लूंगा विदा। और आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन, आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, सबरप्पा की प्रमुख रचना कौन सी थी? बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। सबरप्पा की बात करते हैं, सबरप्पा के प्रमुख रचना की बात करते हैं, आपको जो भी पता है आप लोग लिखना। सबरप्पा की प्रमुख रचना इस क्लास के अकॉर्डिंग बात करें मेरे प्यारे साथियों कौन सी थी, इसको आप लोग बताइएगा। ठीक है जी, कौन सी थी इसको आप लोग बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। सबरप्पा की प्रमुख रचना कौन सी थी, इसका HW में मैं आप सभी साथियों से आंसर चाहूंगा और देखूंगा कि आप लोग इसको कितना सीरियसली लेते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं या नहीं समझते हैं, या आप इसको लाइटली लेते हैं। तो आप लाइटली लेंगे तो आप भी लाइट बन जाएंगे, यानी कि आपको कोई भी आगे फायदा होने वाला नहीं है। तो आप मेहनत कर लीजिए, आपकी इसी में भलाई है। ठीक है जी, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों से लेते हैं विदा। अगर कुछ गलती हो तो आप लोग अपना एक दोस्त समझ के माफ करिएगा, और जहां भी आपको लगे कि इसमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है जरूर बताइएगा। इसको सुधारने का प्रयास हमेशा रहेगा, हमेशा आप लोगों के लिए कुछ नया लाने के प्रयास रहेगा। अगर उसमें कुछ चूक हो जाए तो आप लोग उसको जरूर मुझे एक क्या बोलते हैं सच्चा रास्ता दिखाइएगा, एक आपके सच्चे पथ के तरफ अग्रसर कराइएगा। आप लोगों से मैं यही आशा करता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।